नमस्कार। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं भारती भारद्वाज आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक ऐसे चर्चित मुद्दे को लेकर आपस में बातचीत करेंगे जो कि हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा का विषय रहने के साथ साथ विवाद का भी विषय बना हुआ है। आपने ठीक समझा, ये है अंडमान निकोबार में अभी चलने वाला एक नया प्रोजेक्ट जो कि राहुल गांधी के दौरे के बाद काफी चर्चा में आ गया, क्योंकि वहां से आने के बाद उन्होंने एक मुहिम ही छेड़ रखी है कि इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए और वहां की जनजातियों के लिए काफी ही नुकसानदायक होगा और कहीं ना कहीं इसमें जो वर्तमान सरकार है उसका अपना निजी हित शामिल है। इसलिए इस विषय पर हर एंगल से डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। इस डिस्कशन को शुरू करने के पहले कुछ ऐसी चीजें जो उस क्षेत्र विशेष के लिए खास प्रयुक्त वर्ड्स हैं, उन लोगों को हम लोगों को पहले क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी बातचीत हो उसको आसानी से समझा जा सके। वो भूगोल से जुड़े हुए विषय हैं। जैसे एक शब्द आता है खाड़ी। हम लोग जनरली जो आम बोलचाल में खाड़ी शब्द का यूज करते हैं वो ऐसे क्षेत्र विशेष के लिए करते हैं जो काफी गहरा हो। तो चलिए, गहराई तो है ही खाड़ी में, लेकिन जो भौगोलिक संरचनाएं हैं उसमें अगर खाड़ी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जो स्थल से जुड़ा हुआ लेकिन अंदर घुसा हुआ हो और वहां समुद्र का जल या कोई जल राशि जाके उसको पूरी तरह से भर देती हो। जैसे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को आप देखिए, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की जो खाड़ी है वहां एक स्थलाकृति स्थल से बन गई है जो जिसमें हमारे हिंद महासागर का जल जाके चला जाता है। यहाँ की जो खाड़ी है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ भी आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। अभी एक और शब्द जल डमरू मध्य या स्ट्रेट शब्द जो है वो काफी चर्चित रहा है। होर्मुज स्ट्रेट आप डेली आजकल न्यूज में सुन रहे हैं। ये एक स्ट्रेट है जिसको मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। मलक्का स्ट्रेट जो है वो कई, या कहिए पहले तो स्ट्रेट क्या है इस पर हम लोग बातचीत कर ले, कि ऐसे सकरे रास्ते जो दो जल राशियों के बीच में होते हैं, उन वाटर बॉडीज को वो बांटता है वो क्षेत्र, या दो स्थलों को भी अलग करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्ट्रेट कहा जा सकता है। जैसे हम लोग अब भारत और श्रीलंका के बीच अगर देख लीजिए तो यहाँ जो भी स्ट्रेट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के नाम से उसे जाना जाता है। वैसे ही एक जो मलक्का स्ट्रेट है वो अभी काफी चर्चित है, क्योंकि वो व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। विशेषतः चीन का जो व्यापार है वो अगर खाड़ी देशों से होता है तो वो इसी मार्ग को अपनाकर सामान अपना लेके जाते हैं। क्लियर? जो हमारे चीन का व्यापार है वो इधर से हो या इस क्षेत्र से हो, इस जिसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम से जाना जाता है उससे ही होकर यहां से होते हुए कहा चले जाते हैं? चीन के तरफ। अगर देखिए तो ये अंडमान सी और चाइना सी को भी जोड़ने का काम करता है। अंडमान सी हमारे हिंद महासागर के क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, जिसमें अंडमान सी से साउथ चाइना सी जुड़ता है। किसके माध्यम से? स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माध्यम से। यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर लग रहा होगा। अब हम लोग अगर बातचीत आगे करते हैं तो वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि चीजों को जितना आसान बना के हम लोग समझेंगे वो उतने देर तक दिमाग में रहेगी। आने वाले समय में
ये जो मुद्दा है वो चाहे किसी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एज ए नागरिक हम लोगों को अपने देश से संबंधित इस तरह के मुद्दों पर सक्रिय होकर दिखाना चाहिए और उसकी जानकारी हासिल करना चाहिए। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये क्षेत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए तो इस मार्ग का यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर चीन का ही हम लोग देखें तो लगभग 80% व्यापार तेल हो या अन्य चीजों का जो है वो इस मार्ग से होकर संपन्न होता है, और इस पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ये वाला इलाका है उसमें ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। ये भारत का अपना प्योर हिस्सा है, हम लोगों के अंडर में है ये। अगर अंडमान निकोबार में हम लोग देखें तो ये छितरे हुए हैं द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है। इसमें जो निचला हिस्सा है आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल है ये अंडमान सी है। और ये वाला हिस्सा जो है वो कौन सा हिस्सा कहलाता है, ये है हमारा निकोबार वाला हिस्सा। ऊपर वाले जो हिस्से थे ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर छोटे छोटे कई द्वीप हैं। और इन द्वीपों में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या है, जनजातीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो है वो ये हिस्सा है। क्लियर है? यहाँ पर दो तीन जगह अभी हम लोग फिर से इन सबों को देखेंगे। ये वाला है खाड़ी वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, ये स्थल है, यहाँ पर पानी घुसा हुआ है, समुद्र का जो जल है वही यहाँ जाकर एक नए क्षेत्र का निर्माण करता है जिसको कैंपबेल बे के नाम से जाना जाता है। बे मतलब खाड़ी, कैंपबेल खाड़ी के नाम से इसको आप जानते हैं। यहाँ अगर आप देखिए गलेथिया द्वीप के नाम से, बेद के नाम से इसको जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र। ये और कैंपबेल बे यहाँ पे है। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर बहुत पैनी नजर हमारी सरकार की है, क्योंकि ये क्षेत्र न केवल व्यापार के दृष्टिकोण से बल्कि भारत के सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों भाई, इस क्षेत्र से ही होकर जो हम लोगों का ये वाला जो हिस्सा है, ये इस क्षेत्र से अगर कोई भी जहाज जाएगा तो उस पर बहुत आसानी से नजर रखी जा सकेगी। अगर यहाँ पर भारत अपना कंट्रोल बढ़ाता है तो वैसे कंडीशन में इस क्षेत्र पर नियंत्रण रख पाना बहुत ही आसान होगा। और अगर इस क्षेत्र में हम लोग नियंत्रण रखते हैं तो वैसी कंडीशन में इधर चीन जो है, जिस तरह की हरकतें करता है चीन, उस पर भी नियंत्रण आसानी से बनाया जा सकता है। अगर चीन के 80% व्यापारिक क्षेत्र को हम लोग अपने नियंत्रण में रखेंगे, अपनी पैनी नजर में रखेंगे, तो निश्चित तौर से आगे चल के इसका हम लोगों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। हम लोग दोनों एंगल देखेंगे, विरोध किन मुद्दों पर हो रहा है, क्यों हो रहा है और वो कहाँ तक सही प्रतीत होता है। इसके अलावा अगर आप देखिए जो श्रीलंका का क्षेत्र है वहां एक कोलंबो बंदरगाह है, और इधर सिंगापुर वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में बहुत सारे जहाज जो इस एरिया में व्यापार के लिए आते जाते हैं यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि बड़ी यात्राएं करने के बाद जो भी जहाज होते हैं उन सबों को रसद की आवश्यकता होती है, उन लोगों को ईंधन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, कुछ शिपमेंट उतार के दूसरे जहाजों में लाद कर आगे भेजने की आवश्यकता होती है। मतलब
एक तरह से कहा जाए ट्रांसशिपमेंट जो बंदरगाह है उस रूप में इनका इस्तेमाल होता है। वहां लोग रुकते हैं, पर्यटन के लिए भी आते हैं। तो वैसी कंडीशन में आर्थिक लाभ भी भरपूर होता है। अगर कोलंबो की बात की जाए, सिंगापुर की बात की जाए, तो इनके अमीर होने का राज, इनके बहुत ज्यादा धन कमाने का राज यही शिप है, जिसमें बड़े बड़े शिप आते हैं, छोटे शिपों में माल की लदाई होती है, इधर उधर मालों की अदला बदली होती है, लोग रुकते हैं, अच्छे होटल्स है, वहाँ होटल्स के माध्यम से कमाई होती है, वहाँ पर और सारी दुकानें हैं जिससे वहाँ के लोगों का जो खर्च है वो भी चलता है। यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं, घूमने आते हैं तो नेचुरल सी बात है वहाँ भी काफी खर्च करते हैं, और जिस देश में इस तरह के बंदरगाह होते हैं उनको लाभ मिलता है, तो हम लोगों को उसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन वो सेकेंडरी है। सामरिक दृष्टिकोण से भारत को सुरक्षित करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो चलिए आगे चलकर हम लोग ये देखें कि इससे जुड़ी हुए कौन से फैक्ट एंड फिगर हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। हम लोग आगे चल के देखते हैं कि भाई इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोगों को याद रखना होगा। सबसे पहले इस परियोजना का नाम क्या है, तो ग्रेट निकोबार परियोजना। ये लंबी परियोजना है और इसका एक लंबा एक्सटेंशन रहेगा जिसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। तीन चरणों में ये पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 2025 से 2035 तक गिलिथिया बे, अभी हम लोग तुरंत देखें, वहां गहरे समुद्र वाला बड़ा कंटेनर पोर्ट तैयार किया जाएगा जहां पर बड़े बड़े जहाज आएंगे और अपने कंटेनर्स लेके आएंगे। इसकी शुरुआती क्षमता 4.4 मिलियन TU 20 फुट इंक्यूबेटमेंट यूनिट होगी, जिसे बाद में 16 मिलियन TEU तक बढ़ाया जा सकेगा। यहाँ इतनी गहराई वाला बंदरगाह बनेगा कि मतलब वहां का स्ट्रक्चर ही वैसा है कि वहां पर गहराई तक पानी भरा हुआ है और वहां बड़े बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकेंगे, क्योंकि छिछले पानी में बड़े जहाज नहीं रुक पाते हैं। तीसरी चीज, यहाँ सिविल और डिफेंस दोनों उपयोग वाला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 450 MVA का गैस और सोलर आधारित पावर प्लांट बनेगा और एक लग्जरियस टाउनशिप बनाई जाएगी जहां पर बहुत आसानी से लोग टूरिज्म के लिए आए और उस क्षेत्र का पूरा पूरा आनंद ले सकें। करीब 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होने वाला यह विकास सागरमाला योजना का हिस्सा है। इसको जरूर से जरूर याद रखें। लेकिन अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, विशेषतः राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद। उन्होंने आकर विरोध का झंडा एकदम गाड़ दिया है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल देश के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। यही नहीं, जनजातियों की अस्मिता पर भी इसमें क्वेश्चन मार्क लगते हैं। हमारे जो कोरल क्षेत्र है, कोरल द्वीप जो है, उनके लिए ये बहुत सही नहीं होगा। कछुआ आदि जो है वहां पर बहुत अच्छे किस्म के जो पाए जाते हैं, उनके लिए ये खतरा है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो सबसे पहले इस परियोजना का सबसे बड़ा विरोध जो है पर्यावरणीय असर को लेकर हो रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी मात्रा में वन है, हरियाली बहुत ज्यादा है। बड़े पैमाने पे इससे जंगल कटेंगे, जो स्वाभाविक है। अगर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पर एक टाउनशिप डेवलप की जा रही है और सामरिक महत्व के लिए वहां पर बहुत सारे नए ग्रीन फील्ड एरिया वाले एयर वेज बनाए जा रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है कि वनों की तो कटाई करनी पड़ेगी। लाखों पेड़ प्रभावित होंगे और समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। ये इसके विरोध के मुद्दे हैं। साथ ही साथ
वहां पर दो जनजातियां रहती हैं, शोम्पेन और निकोबारी। इसका नाम भी आपको याद रखना है, शोम्पेन एंड निकोबारी। जनजातियों की संस्कृति और जीवन शैली पर यह गहरा असर डालेगी, क्योंकि वो बहुत ही मूल रूप में रहने वाली जनजातियां हैं। उनके कल्चर पर इसका शायद उतना सही असर नहीं पड़ेगा, ये कहना है विरोध करने वालों का। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और ये कहना है सरकार का कि कुल वन क्षेत्र का मात्र 1.82% हिस्सा ही इससे प्रभावित हो रहा है। मतलब टोटल वन का केवल लगभग 2% हिस्सा ही इसमें कटेगा, क्योंकि अंडमान में भी बहुत सारे पेड़ हैं। निकोबार का भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा वनों से। कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें वन हटाए जाएंगे। वन्य जीव, कोरल रीफ, आदिवासी हितों के लिए एक निगरानी तंत्र बनाया जा रहा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। तो बात यह है कि भाई इसको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग ये देखेंगे कि इस परियोजना का फायदा कहाँ कहाँ मिलेगा और क्या क्या इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि नीति आयोग के द्वारा इस प्रोजेक्ट की कल्पना की गई। इसका विकास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम ANIIDC द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुल लागत 81,000 करोड़ रुपए है। शुरू में ये 75,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट था, बाद में इसको फिर 2025 में बढ़ाया गया है। इस परियोजना से रक्षा, रसद, वाणिज्य उद्योग, पर्यावरण, पर्यटन, तटीय विनियमन क्षेत्र के लिए भू राजनीतिक महत्व प्रदान करता है, जिसे कुल 30 वर्षों में पूरा होना है। तो इसको एक एक शब्द को देखेंगे कि इस परियोजना से रक्षा के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा, देश की सुरक्षा को लेकर। वाणिज्य और उद्योग यहाँ पर विकसित होंगे। पर्यावरण भी इससे बहुत ज्यादा असंतुलित नहीं होगा, क्योंकि मात्र 2% ही यहाँ पर वनों की कटाई होगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र के पूरे विनियमन को बहुत ही संतुलित ढंग से आगे डेवलप किया जाएगा। गैल्थिया खाड़ी अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ बनाया जाएगा। जो गैलिथिया की खाड़ी जहां पर पानी काफी गहराई तक है, वहां क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। मतलब ऐसा टर्मिनल जहां बड़े बड़े जहाज आएंगे, अपने मालों को उतारेंगे, दूसरे जहाजों में उनको चढ़ाया जाएगा, दूसरे जहाज उनको और दूर लेकर जाएंगे। इस तरह का सारा काम जिस पोर्ट पे होता है, मतलब इंटरचेंज होता है वस्तुओं का जहाजों के माध्यम से, वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इसकी कुल क्षमता 16 मिलियन TEU है, जिसमें फर्स्ट जो फेज होगा 4 मिलियन TEU इसमें काम शुरू हो जाएगा फर्स्ट फेज में ही। इसके साथ साथ ग्रेट निकोबार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। इसके गैलिथिया के खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अभी भी है, वर्तमान में है। आप गूगल कीजिएगा तो आपको उसका सारा फोटो वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। इसको और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। इस समय 4,000 यात्रियों की क्षमता इसकी है। यही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी आवश्यकता महसूस हो रही है, विशेष रूप से सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। उसके लिए गैलिथिया खाड़ी के ठीक ऊपर उत्तर पश्चिम में अभी ये संयंत्र काम करेगा और इसकी क्षमता कितनी होगी, 450 MVA है।
और यह 16,610 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस परियोजना में और क्या क्या चीज होगा? क्रूज शिप टर्मिनल, लग्जरी टूरिज्म, रिसोर्ट हब और कई औद्योगिक केंद्र इससे होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि देश के लिए क्या जरूरी है, क्या बहुत सारा वन क्षेत्र या देश की सुरक्षा? क्योंकि आपने खुद ये देखा कि इस क्षेत्र में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कुल मिला के इस क्षेत्र को, यानी हमारे चीन वाले क्षेत्र को कंट्रोल में रखने के लिए ये जरूरी है कि वहां पर बड़े बड़े जो हमारे युद्धपोत है उनकी तैनाती हो। एक ऐसा एयरबेस हम लोगों को मिल पाए जहां से जितने अभी आधुनिक किस्म के हमारे जहाज जो वायुसेना में शामिल है उनकी तैनाती हो। यही नहीं, जितनी भी गतिविधियां चीन की है उस पर पूरा कंट्रोल रखा जा सके, उस पर पूरी पैनी नजर बना सके हम लोग। और कभी ऐसा होता है कि युद्ध की स्थिति आ जाए तो ये पूरा क्षेत्र ऐसा है जिसे डुबोया नहीं जा सकता है, इसको सिंक नहीं किया जा सकता, अनसिंक्ड होगा ये। इस क्षेत्र को किसी भी सूरत में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर किसी, अभी हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं और जैसे जैसे युद्ध का जो प्रभाव है या युद्ध का जो क्षेत्र है या इसमें इन्वॉल्व देशों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पहले एक छोटा सा युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच, अब देखिए ईरान और अमेरिका का जब युद्ध है उसमें भी आए दिन कोई ना कोई बीच में आता चला जा रहा है। इजराइल तो था ही पहले से, रशिया की भी गतिविधियां कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती जाती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या किया आगे होने वाला है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अगर हम लोग अपने सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक रहेगा। और अगर इस क्षेत्र को वैसे ही वीरान छोड़ दिया जाए तो क्या इसकी गुंजाइश नहीं है कि चीन ऐसे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने की बात करे या अनाधिकृत रूप से वहां पर अपनी सेना की तैनाती कर दे? हमारे बहुत सारे क्षेत्र में चीन ने ऐसा ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर देश है तो सब कुछ है। इसलिए अगर थोड़े वन क्षेत्र कहीं कटाई में आ जाते हो तो क्या उन्हें बचाने के लिए देश को कुर्बान करना सही होगा? ये प्रश्न आप सबों के सामने है कि क्या हमारे देश को इतनी सुरक्षा, इतनी सुविधाएं चाहिए, प्लस पैसा बहुत आएगा, ये भी है। और बहुत सारी समस्याओं का समाधान उसमें छिपा हुआ होगा, क्योंकि धन बहुत सारी देश चलाने के क्रम में अगर देखा जाए तो धन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वैसी कंडीशन में अगर विकास करना है तो हम लोगों को कुछ कुर्बानियां तो देनी ही होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि अंडमान क्षेत्र इतना छोटा है कि उन लोगों को जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको कहीं ट्रांसफर करके नहीं रखा जा सके। ये अभी विवाद का विषय है कि आखिर क्या होना चाहिए। अगर विकास चाहिए तो इनकी कुर्बानी जरूरी है, जिनको अन्य जगह पर कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसा भी पर्यावरणीय असंतुलन नहीं हो जाएगा जिससे बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि वनों की संख्या उतनी की मात्रा उतनी नहीं है जिससे असंतुलन की स्थिति हो और वृक्षारोपण किए जा सकते हैं। ये एक मुद्दा है। दूसरा, अगर ये क्षेत्र सुरक्षित हो जाता है तो आज नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए नहीं सोचना होगा कि आखिर हमारी सुरक्षा का क्या होगा। फैक्ट एंड फिगर काफी है, मैप वर्क इसमें बहुत आपको सहायता देगा, इसलिए जरूर से जरूर मैप देखते हुए इस पूरे सेगमेंट को आप पढ़ें। बहुत आसान सी बात है, थोड़ा सा विवाद है, थोड़ा सी बातें हैं, तो इन सब को आपको ध्यान में रखना होगा, नोट डाउन करके रखें, जो कि आगे चल के आपको अन्य परीक्षाओं में भी लाभ दे सके। धन्यवाद।